हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आए हैं भाई? आज हम लेकर आए हैं अपनी वही कहानी तातारा वामीरो की कथा, जिसे हमने पढ़ा बहुत अच्छे से। ठीक है, आज हम करेंगे उनके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी सॉल्यूशन मतलब, अरे मैम ने तो बता दिया तातारा वामीरो कौन सी क्लास है, कौन सी बुक है, ये तो बताया ही नहीं। तो चलिए बता देते हैं भाई। हम करा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी, आप सभी को पता है। और उसमें हमने अभी रिसेंटली जो बुक शुरू करी वो थी हमारी स्पर्श भाग 2। ठीक है, अब कोर्स बी में हमारी बुक चलती है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। तो स्पर्श भाग 2 जो हमारी पुस्तक है उसके गद्य खंड पर हम आ चुके हैं और हम करा रहे थे 10वां अध्याय। ठीक है, 10th चैप्टर करा रहे हैं। तो 7 चैप्टर तो हम काव्य खंड में पढ़ चुके हैं, तो 8, 9, 10वें पर हम आ गए। तो गद्य खंड का हमारा जो पहला चैप्टर रहा वो रहा बड़े भाई साहब, दूसरा रहा डायरी का पन्ना और तीसरा हमारा चैप्टर कौन सा रहा? वो रहा तातारा वामीरो की कथा। तो तीसरा अध्याय हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम पहुंचे कहाँ पर? अब हम पहुंचे हैं आकर एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हमारे आपको जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनको हम उनका सॉल्यूशन कराएंगे। तो अब यहाँ पर आपको कई तरीके के प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले आप देखोगे मौखिक प्रश्न है। सबसे पहले क्या आ रहे हैं? मौखिक प्रश्न, यानी कि जिनका आंसर ओरली देना होता है। तो आप बोलोगे मैम ओरली देना तो लिखने का, अरे तो आंसर आपको पता तो होना चाहिए। आप ओरली दोगे लेकिन कहीं पे तो लिखा हुआ आप पढ़ोगे ना। तो इसीलिए उन मौखिक क्वेश्चन के जो आंसर आप दे रहे हो वो 1-2 पंक्ति, यानी कि 1-2 पंक्ति का मतलब क्या हुआ? 1-2 लाइन में होगा। अब 1-2 लाइन का मतलब क्या हो गया? ये है वेरी शॉर्ट आंसर। मान लो सपोज अभी तो आपको मौखिक पूछा गया है, मान लीजिए घुमा फिरा कर 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके आपको बोल दिया गया, तो भी आप इसको लिखित में कर लोगे। फिर उसके बाद दूसरा सेट शुरू होता है जिसमें आपके पास आएंगे लिखित क्वेश्चन। तो लिखित क्वेश्चन में जो हमारा का सेक्शन आएगा वो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? उसमें आपको 25 से 30 शब्दों के बीच आंसर लिखना है। अब 25 से 30 शब्दों का आंसर का मतलब क्या हो गया? लघु उत्तरीय प्रश्न, और इसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 2। ठीक है, 2 नंबर का आएगा। फिर उसके बाद आपका शुरू हो रहा है अब जो गा आएगा, ठीक है, जो खा आएगा, वो खा में आपके पास 50 से 60 शब्दों में आंसर लिखने हैं। ये आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए आपको 4 से 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद गा सेक्शन में आएगा आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करने का तात्पर्य क्या है? कुछ वक्तव्य दिए रहेंगे, उसके पीछे लेखक क्या कहना चाह रहा है या करेक्टर क्या कहना चाह रहा है, ये सारी चीजें आपको लिखकर एक्सप्लेन करनी। तो इस तरीके के ये 4 सेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा व्याकरण सेक्शन। व्याकरण सेक्शन का तात्पर्य हमारा क्या हो गया? भाषा अध्ययन। भाषा, हर चैप्टर में आप ये भाषा अध्ययन जरूर देखोगे, तो वो हम यहाँ पर कराएंगे आपको भाषा अध्ययन। ठीक, क्लियर? तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम कहां से शुरू कर रहे हैं? अपने मौखिक क्वेश्चन से। साथ में क्या दिया गया? प्रश्न अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्ति में दीजिए। तो 1-2 पंक्ति का मतलब क्या हो गया? 1 या 2 लाइन। 1-2 लाइन का मतलब हो गया कितने वर्ड्स आएंगे? 10 to 15 वर्ड्स आएंगे। 10 to 15 वर्ड्स का और 1-2 लाइन्स का मतलब हो गया वेरी शॉर्ट आंसर। ज्यादा इसमें आपको नहीं करना है। चलिए, पहला प्रश्न है तातारा वामीरो कहाँ की कथा है? तो तातारा वामीरो कथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही एलेबरेट कहा। किस द्वीप, इन्होंने एक चीज याद रखिए, कहाँ की कथा है। तो कहाँ की कथा हमने अंडमान निकोबार की बता दी। अब कौन से द्वीप की है? तो सिंपल है, कार निकोबार और लिटिल अंडमान की। ठीक है, देखिए क्या है। तातारा वामीरो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा है, क्योंकि भाई ये कथा तो वहीं की है। अब यह पूरा द्वीप समूह, अंडमान निकोबार तो बहुत सारे द्वीप हैं, तो उसी में से 2 द्वीपों के अलग होने की कहानी है, लेकिन बेसिकली कहानी कहाँ की रही? अंडमान निकोबार की। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास में है वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? क्या कारण था, क्यों भूल गई थी? अरे भाई, उसके ऊपर समुद्र की जो लहर पड़ी, इसकी वजह से वो अपना गाना भूली थी, है ना, यही कारण हुआ था ना। तो देखिए क्या है। अचानक समुद्र की ऊंची लहर ने वामीरो को भिगो दिया। इसी हड़बड़ाहट में वह गाना भूल गई थी। गाना तो वो बहुत अच्छा गा रही थी, लेकिन एकदम से भाई समुद्र की लहर आई और वो पूरा भीग गई। और इससे क्या हुआ? क्या हुआ? वो जो गाना गा रही थी उसका गाना रुक गया या भूल गई, जो भी रीजन रहा उसने गाना बंद कर दिया था। तातारा ने वामीरो से क्या याचना की? अब वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा था?
ठीक है। उसने रिक्वेस्ट क्या करी थी कि भाई जो है आप जो है कल इसी जगह पर फिर मिलने आना। तो तातारा ने वामीरो से याचना की कि वह कल उसी समुद्री चट्टान पर आए। कि भाई एकदम से वो भूल तो गई गाना। फिर उसके बाद जब उस चीज़ का एहसास हुआ तातारा को, तो उसने उससे माफ़ी भी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उसने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ कल तुम फिर यहाँ पर आना, हम लोग फिर यहाँ पर मिलेंगे। तो वो एक रिक्वेस्ट, याचना का मतलब क्या हुआ, वो रिक्वेस्ट कर रहा था उससे। तातारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी, इनके गांव की क्या रीति थी कि ये लोग एक दूसरे गांव से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। जैसे कि हमने बताया कि तातारा पासा गांव का था और वामीरो लापाती गांव की थी। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित इसलिए होते क्योंकि ये लोग दोनों अलग अलग गांव के थे। इस वजह से इनमें वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता था। तातारा और वामीरो के गांव की रीति थी कि विवाह संबंध बाहर के किसी गांव वाले से नहीं हो सकता है, कि यानी कि जो हमारा गांव है उसी में हमारा रिश्ता होगा, उसके बाहर किसी से जाकर नहीं होगा। क्रोध में तातारा ने क्या किया। अब पहली बात यह है कि तातारा को क्रोध आया कब। पूरी कहानी में उसी जगह क्रोध आया कि जब वामीरो रो रही थी, उसकी आवाज़ के चलते उसकी माँ आई और माँ ने जो है वो तातारा को बहुत कुछ सुनाना शुरू किया। गांव वाले भी बहुत सारी बातें करने लगे। इसी वजह से उसको क्रोध आया। क्रोध में उसका हाथ गया तलवार की मूठ पर और उसने तलवार निकाली, धरती पर घोंप दी और खींचते हुए दूर तक चला गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर धरती में दरार आ गई जहां पर तलवार खींची गई और वो जो जमीन है वो दो द्वीपों में बट गई थी। यही हुआ था ना। तो चलिए, यहाँ पर इन्होंने पूछा कि सिर्फ क्या हुआ था, तो उसने तलवार घोंप दी थी। क्रोध में तातारा का हाथ कमर पे लटकी तलवार पर चला गया और उसने तलवार निकालकर जमीन में गाड़ दी। सिर्फ क्या किया ये पूछना, उसके बाद क्या नतीजा हुआ वो हमें नहीं बताना। वो मैंने आपको बता दिया लेकिन वो बताना नहीं। जितना पूछा जा रहा है, जब जैसे वेरी शॉर्ट आंसर्स में हमेशा जितना पूछा जा रहा है सिर्फ उतना ही आंसर दिया जाता है, उससे ज्यादा हम आंसर नहीं देते। ठीक, चलिए अब हम बढ़ चले अपने दूसरे सेट्स पे। दूसरा सेट क्या है हमारा, लिखित आंसर, यानी कि रिटन में अब हमको आंसर। अभी तक तो मौखिक दे रहे थे, अब रिटन में जो आ रहा है इस पे जो पहला प्रश्न है यानी कि का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो 25 से 30 शब्द, हमेशा ध्यान रखना 25 से 30 शब्द किस में आएंगे, आपके शॉर्ट आंसर रहेंगे। और शॉर्ट आंसर जहां पे भी 25 से 30 शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब इस तरीके के प्रश्नों में आपको सिर्फ 2 नंबर मिलने वाले हैं। अब 25 से 30 शब्दों को आंकने का ये नहीं कि हर आंसर लिखो और काउंट करो बैठ के। आप सभी की अपनी अपनी हैंडराइटिंग होती है अलग अलग तरीके की। कोई बच्चा जब लिखता है तो वो 4 से 5 शब्द एक लाइन में लिख लेता है, कोई 6 लिख लेता है। तो इस तरीके से हमेशा आता है। तो जब भी जो कंजक्शंस होते हैं याद रखने का, जो बीच में कारक लगे होते हैं, सहायक क्रियाएं लगी होती हैं, योजक लगे होते हैं, इन सभी को हम वर्ड्स में काउंट नहीं करते। उन सभी को छोड़ के जितने वर्ड्स आएंगे वो आपके काउंटेबल रहते हैं। और इनको पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप एक लाइन लिखो। अब देखिए ऐसा होता है, आप अपनी अगर कॉपी में लिखोगे तो आपकी एक लाइन में हो सकता है सिर्फ 4 शब्द आए, लेकिन एग्जामिनेशन कॉपी जो होती है वो लंबी होती है। तो वही हैंड राइटिंग जब आप एग्जामिनेशन कॉपी में लिखोगे तो हो सकता है कि आपकी एक लाइन में 6 शब्द आए। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एक लाइन में आपके कितने शब्द आ रहे हैं। तो हमेशा आप एक लाइन लिखो, काउंट कर लो कि कितने आए, उस हिसाब से आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक लाइन में आपके कितने वर्ड आ रहे हैं, उस हिसाब से उतनी लाइन लिख लो। मान लो आपकी एक लाइन में मान लो 5 शब्द आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है 5 लाइन लिखना है। 25 शब्द का मतलब क्या हो गया, 5 लाइन लिखना है। सिंपल एक फंडा चीज है। चलिए पहला प्रश्न है, तातारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था। तो तातारा की तलवार के बारे में ये मत था कि भाई वो उसकी लकड़ी की तलवार थी और वो उसे हमेशा बांधता था। इसलिए सभी लोग, उन्होंने कभी इसको इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा था, इसलिए सभी लोग ये सोचते थे कि इस तलवार में जरूर कोई दैवीय शक्ति है। ये वहां के लोगों का मानना था। तो देखिए क्या है, तातारा की तलवार लकड़ी की थी और हर समय तातारा की कमरे में बंधी रहती थी। वह इसका प्रयोग सबके सामने नहीं करता था, किसी ने उसका प्रयोग करते ही नहीं देखा था। लोगों का मानना था कि उसमें अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वास्तव में वह तलवार एक विलक्षण रहस्य थी।
ठीक है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि भाई कोई जैसे मान ली 1 दिन बांधा, 2 दिन बांधा, 10 दिन बांधा, 1 दिन भूलेगा, लेकिन वो हमेशा बांधता था और कभी उसका इस्तेमाल खेल में या किसी तरीके से कभी इस्तेमाल ही नहीं करता था। तो लोगों को लगता था कि जरूर इसके अंदर कोई पावर है। दूसरा प्रश्न है, वामीरों ने तातारा की बेरुखी का क्या जवाब दिया? अब वामीरों ने तातारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? अब जिस समय वो गाना भूल गई थी ना, बार बार तातारा बोला था कि भाई तुम गाना गाओ, तुमने गाना क्यों रोक दिया, तो इससे थोड़ा है वामीरो गुस्सा गई थी, है ना। तो उसने क्या किया था, तो देखिए क्या है, वामीरो ने तातारा को बेरुखी से जवाब दिया कि पहले वह बताए कि वह कौन है और इस तरह प्रश्न पूछ रहा है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो एक एकांत जगह थी, वो बेचारी उस जगह बैठकर गाना गा रही थी और एकदम से किसी का सामने आ जाना इसको तो, और उस पर भी वो ऐसा रिक्वेस्ट करा है कि नहीं गाओ 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 इस तरीके से। तो उसे सिंपल कहा कि पहले बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर इस तरीके से कैसे, और इस तरीके से प्रश्न तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो। जाहिर सी जब हम एक दूसरे को जानते नहीं तो इस तरीके का प्रश्न पूछने का कोई सवाल नहीं उठता। तो उसने इसी तरीके से जवाब दिया था। तातारा वामीरो की त्याग में मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? कि भाई जब 2 द्वीप समूह, वो जो 2 द्वीपों में बट गया, उसकी वजह से तातारा एक द्वीप में रहकर चला गया, दूसरा उसकी याद में वामीरो ने भी अपने शरीर को त्याग दिया, तो इन दोनों की मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद हुआ क्या? तो जो उनकी परंपरा थी कि एक दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित कर सकते थे, उन्होंने उस परंपरा को खत्म कर दिया और सभी एक दूसरे गांव में वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगे थे। देखिए क्या, तातारा वामीरो की ताग में मृत्यु की घटना के बाद निकोबारी दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध रखने लगे थे, यानी कि एक दूसरे के साथ जो एक वैवाहिक संबंध होता है वो स्थापित करने लगे थे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। क्या दिया गया है? निकोबार के लोग तातारा को क्यों पसंद करते थे? तातारा बहुत ही क्या कहते हैं ना, विनम्रशील था, उदारतावादी और सभी के लिए मददगार था। कोई किसी भी वक्त उसे मदद के लिए बुला ले वो वहां पर मौजूद हो जाता था। तो इस तरीके से कभी मतलब ऐसा नहीं हो कि वो किसी की मदद ना करे, कुछ ऐसा, वो हमेशा सबकी मदद करता था। उसके इस स्वभाव की वजह से जितने भी निकोबारी का मतलब उस द्वीप पे जितने गांव थे वो सभी की मदद करता था। तो इसलिए उस द्वीप में सारे जितने रहने वाले हुए निकोबारी हुए, तो वो सिर्फ अपने गांव के नहीं पूरे गांव की मदद करने के कारण पूरे उस द्वीप पे रहने वाले जितने भी गांव थे उन सभी गांवों के लोग उसको बहुत पसंद किया करते थे। निकोबार के लोग तातारा को उसके आत्मीय स्वभाव के कारण पसंद करते थे। वह नेक, ईमानदार और साहसी था। वह मुसीबत के समय भाग भाग कर सबकी मदद करता था, ईमानदार था, साहसी था और कोई भी उसे हेल्प के लिए बुलाए हमेशा वो हेल्प के लिए वहां पर मौजूद हो जाया करता था। कभी किसी को किसी चीज के लिए मना नहीं करता था, नहीं ठीक है मैं नहीं करूंगा। जिसने भी बुलाया, वो इस गांव में दूसरे गांव में बुलाया, वो उस गांव में चला जाए और वहां पर जाकर हेल्प करता था। अब आ गए हम प्रश्न संख्या खा पे। अब यहाँ पर खा में क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। कितने देने हैं? 50 से 60 शब्दों में देने। तो ये जब 50, मैंने वही उसी तरीके से आप लाइन काउंट्स करना, जैसे मैंने आपको बताया, एक लाइन लिखना, उसमें वर्ड्स काउंट करना। मैंने हमेशा क्या बोला कि जो कारक होते हैं, सहायक क्रियाएं होती हैं या योजक चिन्ह होते हैं, वो कभी शब्दों में काउंट नहीं होते। जैसे अब आप यहाँ पर देखोगे, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। तो अब इसमें आप देख रहे हो कि किस तरीके से आप बोलोगे कि मैम कैसे हम काउंट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ओके, ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर एक वर्ड निकोबार हुआ, द्वीप हुआ, समूह हुआ, विभक्त हुआ, निकोबारियों हुआ, विश्वास हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ इतने वर्ड एक लाइन में आए। कितने आया? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो आपके कंजक्शन वर्ड्स हैं ना, इनको हम नहीं लेते हैं,
ठीक है, जो आपके अव्यय होते हैं या सहायक क्रियाएं होती हैं, कारक होते हैं, ये कभी भी आपके शब्दों में काउंट नहीं होते। तो जो जो बड़े बड़े शब्द हैं यही होंगे। तो हमेशा आप ये कोशिश करना, एक लाइन लिखो, उसमें देखो कितने वर्ड्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से काम करना, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? उनका विश्वास क्या है कि भाई जो कहानी अभी हमने पढ़ी वही विश्वास है ना, कि पहले द्वीप एक हुआ करते थे और इस कारण से ये अलग हो गए। देखिए क्या है, निकोबारियों का विश्वास था कि पहले अंडमान निकोबार दोनों एक ही द्वीप थे, यानी कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक द्वीप थे। इसके दो होने के पीछे तातारा वामीरों की लोक कथा प्रचलित है, जो उसकी कथा हम लोगों ने पढ़ी वो प्रचलित है। ये दोनों प्रेम करते थे, दोनों एक गांव के नहीं थे, इसलिए रीति के अनुसार विवाह नहीं हो सकता था। अब वहां की रीति के अनुसार इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों एक ही गांव के नहीं थे। रूढ़ियों में जकड़ा होने के कारण वह कुछ कर भी नहीं कर सकता था, यानी कि अब चूंकि परंपरा तो परंपरा वह किसी के लिए तोड़ी तो जा नहीं सकती, तो अब उसमें दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे, न वामीरो न ही तातारा। उसे अत्यधिक क्रोध आया और उसने क्रोध में अपनी तलवार धरती में गाड़ दी। उसे खींचते हुए वह दूर भागता चला गया। इससे जमीन दो भाग में बट गई और एक निकोबार और दूसरा अंडमान बन गया। तो यहाँ पर जो तातारा को गुस्सा आया, उसने जमीन में तलवार गाड़ी और उसे दूर तक खींचता, जिसकी वजह से जमीन में दरार पड़ गई और वो दो द्वीप समूह में बट गया। एक हो गया कार निकोबार और दूसरा लिटिल अंडमान, ठीक है, जिनका डिस्टेंस कितना है याद है? डिस्टेंस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। डिस्टेंस कितना था? कार निकोबार से लिटिल अंडमान का डिस्टेंस था 96 किलोमीटर, और वहीं अंडमान निकोबार के जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर से कार निकोबार का डिस्टेंस कितना था याद है आप लोगों को? वो था आपका 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा प्रश्न। तातारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब तातारा पूरा दिन जो है अपने डेली रूटीन के काम करके, सबकी मदद करके बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब वो जब थकने के बाद कहाँ गया? वो थकने के बाद अपनी थकान उतारने के लिए शाम के समय समुद्र तट पर चला गया। शाम के समय समुद्र तट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। सूरज डूब रहा था, नारंगी रंग में था, जिसकी छाया उस समुद्र में पड़ रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं वो समुद्र से आ रही थी। पक्षियों की हल्की हल्की जो है वो आवाज़ें आ रही थी, जो पक्षी घर पर लौट रहे थे। तो वो जो पूरा दृश्य बताया गया है उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे देखिए। तातारा दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। शाम का समय था और समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी। अब चूंकि एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, तो थोड़ा जो है माइंड को पीस देना ज़रूरी होता है, तो वो पीस उसको वो समुद्र किनारे मिलना था। तो वो कहाँ पहुँच गया? समुद्र किनारे, जहाँ पर ठंडी ठंडी बयार का मतलब हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाट धीरे धीरे कम हो रही थी, क्योंकि सभी पक्षी अपने घर की तरफ जा रहे थे। इसलिए पक्षी जो पूरा दिन तक चहचहाते रहते हैं, उस समय उनकी आवाज़ कम होती जा रही थी। डूबते हुए सूरज की किरणें समुद्र के पानी पर पड़कर सतरंगी छटा बिखेर रही थी। अब डूबता हुआ सूरज कहाँ होगा? समुद्र, जैसे लग रहा है समुद्र में डूब जाएगा। उसकी रोशनी जब समुद्र के पानी पे पड़ेगी तो कैसा हो जाएगा? सतरंगी रंग, यानी कि जो रोशनी के अपने जो कलर होते हैं 7 रंग, वो आपको रिफ्लेक्ट होते दिखाई देंगे। समुद्र का पानी बहते हुए आवाज कर रहा था। अब समुद्र की लहरें जो तट पर आती हैं, कैसे आवाज होती है पानी की, उस तरह मानो कोई गीत गा रहा। पूरा वातावरण बहुत मोहक लग रहा था। तो मतलब मोहक था, पीसफुल था, जहां पर वो अपने आप को बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। तीसरा प्रश्न है, वामीरों से मिलने के बाद तातारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? अब उसी समुद्र तट पे जहां का अभी हमने बखान किया, वहीं पर एक मधुर गीत के से मोहित होकर उसकी मुलाकात होती है वामीरों से। अब वामीरों के गाने से तो वो पहले ही मोहित हो चुका था, फिर उससे जाकर मिलता है और उससे बहुत ज़्यादा जो है आकर्षित हो जाता है। अब पूरा दिन बेचैन, कुछ काम में मन न लगे, बस शाम होने का इंतज़ार, किसी तरीके से शाम हो जाए और वो वहाँ पर पहुँच जाए।
मतलब जिस दिन से वो मिलकर आया और दूसरे दिन शाम को वहां मिलने जाने की वो प्रतीक्षा करने लगा कि कितनी जल्दी दिन ढले और वो वहां पर पहुंच जाए। वामीरों से मिलने के बाद तातारा बहुत बेचैन रहने लगा। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। वह शाम की प्रतीक्षा करता जब वह वामीरों से मिल सके। मतलब पूरा दिन उसका सिर्फ वो शाम का इंतजार करने में निकल गया कि कब शाम हो और वो वहां समुद्र तट पे जाकर वामीरों से मिले। वह दिन ढलने से पहले ही लापाती की समुद्र चट्टान पर पहुंच गया। मतलब जो उसने टाइम दिया था मिलने का, उससे पहले ही जाकर वो वहां पर बैठ गया कि अब वामीरो आएगी, अब आएगी। मतलब इंतजार कहीं और करने से अच्छा उसी जगह जहां पर ये लोग एक दिन पहले मिले थे वहां पहुंच गया। उसे एक एक पल पहाड़ जैसा लग रहा था। अब वामीरो आ नहीं रही, वो इंतजार कर रहा उससे मिलने का, उसको देखने का। और इधर जो है एक एक सेकेंड, पल का मतलब क्या है, माइक्रो सेकेंड समझ लीजिए, वो गुजारना उसके लिए पहाड़ लग रहा था कि समय बीत ही नहीं रहा। तो इस तरीके से जो है वो बेचैन रह रहा था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही नंबर 4 क्या है, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे। तो प्राचीन समय में देखिए, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गेम डेवलप हो चुके हैं। हम अगर टेक्नोलॉजी को भी छोड़ दें तो टेक्नोलॉजी तो हम कहेंगे पिछले 10-12 साल में थोड़ा ज़्यादा डेवलप हुई। उससे आप पहले जाओगे तो तब भी जो है एंटरटेनमेंट के इतने ज़रिए नहीं थे। क्या होते थे, लोग घरों के बाहर जो है बैठ जाएं, गप्पे मारें, खेलना, बच्चों का खेलना हो जाता था, किताबें पढ़नी हो जाती थी। अब अगर आप और पहले जाओ, जब ये किताबें डेवलप नहीं थी, इतने तरह के गेम डेवलप नहीं थे, तो उस दौरान क्या हुआ करता था, तो उस दौरान ये होता था कि बहुत तरह के पर्व आयोजित किए जाते थे। ठीक है, फेस्टिवल जिन्हें बोलते हैं, वो उनका आयोजन किया जाता था। तो इसी तरीके से जो है काम होता था। अब क्या हुआ, जैसा पर्व कहाँ आयोजित किया गया, पासा में आयोजित। तो पासा में एक पशु पर्व आयोजित किया गया था जिसमें जानवरों का शक्ति प्रदर्शन होता था। कैसे, उनको आपस में भिड़ाकर होता था। तो जैसे आप देखते हो टीवी में भी आप लोग देखा होगा कि जानवरों की लड़ाई में कितने सारे लोग बड़ा मजा लेते रहते थे। फिर जानवरों के साथ इंसान भी लड़ते थे, वो होता था। संगीत था, नृत्य था। तो इस तरीके से जो है इन लोगों का मनोरंजन हुआ करता था और शक्ति प्रदर्शन भी होता था। प्राचीन काल में हष्ट-पुष्ट पशुओं के साथ शक्ति प्रदर्शन किए जाते थे। हष्ट-पुष्ट यानी कि जो बहुत ही मजबूत शरीर वाले जो पशु पक्षी होते थे उनके साथ में लड़ाकू साड़ों, शेर, पहलवानों की कुश्ती, तलवारबाजी जैसे शक्ति प्रदर्शन के कार्यक्रम होते थे। तीतर बटेर की लड़ाई, पतंगबाजी, पैठे लगाना जिसमें वरिष्ठ सामग्रियां बिकती थी। तो ये सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स लगते थे। तो जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई चीज़ अच्छी बनती है, कोई ट्रेडिशनल चीज़ है या कोई पकवान है, तो उस तरीके की जैसे आजकल स्टॉल्स लगते हैं, तो उन सारी चीज़ों की भी बिक्री हुआ करती थी। खाने पीने की दुकानें, जानवरों की नुमाइश, ये सभी मनोरंजन के आयोजन थे। तो समझ में आया, सिर्फ इस तरीके के मल्लयुद्ध ही नहीं होते थे जहाँ पर मतलब पहले कुश्ती उश्ती भी होती थी। पशुओं से लड़ाना हो गया, पशु पशु को आपस में लड़ाया हुआ, पशु आदमियों से लड़ता था, आदमी आदमी से लड़ते थे, ये होता था। नाच गाने हुआ करती थी, प्रदर्शनियाँ हुआ करती थी, खाने पीने की चीज़ों का आयोजन होता था। इस तरीके से बहुत सारी जो है चीज़ें हुआ करती थी इन पर्व में, इन त्योहारों में। जो ऐसे आजकल भी देखो ना, जैसे कोई मेले वेले लगते तो उसमें ये सारी चीज़ें होती है ना, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी इनका आयोजन हुआ करता था। और यही लोगों का मनोरंजन का भी कारण, एक जरिया बोल लीजिए, शक्ति प्रदर्शन का भी एक जरिया बोल लीजिए, ये सारी चीज़ें होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, रूढ़ियां जब बंधन बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, कोई भी परंपरा, कोई भी रीति जिस समय बनाई जाती है तो उस समय के लिए तो सूटेबल होती है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि उस समय के लिए सूटेबल है, इसीलिए ये परंपरा, ये रीति बनी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो अगर मान लीजिए उसी रीति को, इसको मैं ऐसे आपको समझाते हैं। अब एक हमारे यहाँ रीति चलती थी स्त्रियों द्वारा पर्दा प्रथा का होना। ठीक है, बहुत पहले थी। ठीक है, जब हमारे यहाँ बाहरी आक्रांता आए थे तब से ये पर्दा प्रथा होना बहुत शुरू हो गया था। अब इसका भी रीज़न क्या था
कि भाई जो ये बाहरी आक्रांता आए, जिनमें मुगल थे, अंग्रेज़ थे, तो इन सभी द्वारा क्या होता था कि जो हमारी स्त्रियां होती थी उनके ऊपर बुरी निगाह रखी जाती थी। ठीक है, ऐसे किस्से होते थे। तो यहाँ लोगों ने क्या किया कि स्त्रियों को पर्दे में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, उनका बाहर आना जाना अकेले में बंद कर दिया, क्योंकि भले उनको पर्दा करा दिया जाए लेकिन तब भी इस तरीके से जो है बहुत कांड हुआ करते थे। स्त्रियों को उठाकर लेके जाएं या छेड़खानी करें, तो ऐसा हुआ करता था। तो फिर धीरे धीरे क्या एक बन गया कि स्त्रियों को घर से अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता था, या फिर धीरे धीरे उनका बाहर जाने का सारा काम खत्म करके उन्हें घर की चार दीवारी में रख दिया गया। जब ये रूढ़ी या परंपरा बनी, आप मान लो, तो वो उस समय की रिक्वायरमेंट थी। क्यों रिक्वायरमेंट थी? क्योंकि भाई उनकी सेफ्टी ज़रूरी थी, है ना। भाई हमारे घर में बेटी हैं, माएँ हैं, पत्नियां हैं, बहनें हैं, इन सभी की सेफ्टी ज़रूरी थी, इसलिए उस समय ये परंपरा बनी, अपने आप में सही थी। लेकिन अब ये उस समय बनी, ठीक है, अपने आप में सही थी, तब से चलती। अगर आज प्रेजेंट समय में ये हो, आज प्रेजेंट समय में तो ये खतरा नहीं है ना कि किसी की लड़की को कोई उठाए लिए जा रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आज अगर लड़कियों को बाहर ना निकलने दिया जाए, उनको पर्दे में रखा जाए, तो ये सारी चीज़ें आज के समय में नहीं चल सकती। तो इसीलिए वो परंपरा जो उस समय सही थी, आज के समय में वो रूढ़ी बन जाती है, यानी कि आज के समय के लिए वो बेकार है। तो समय के साथ चीज़ें बदली, देखो बदली कि नहीं बदली। स्त्रियां घर से बाहर निकल रही हैं, स्वच्छंद हो रही हैं, अपनी सोच के हिसाब से बड़ी बड़ी एम्बेसीज में हों, आपके देखिए प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां औरतें काम ना कर रही हों। कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। उनकी शिक्षा से लेकर उनके कमाई, उनके कार्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। तो समय के साथ उनका बदलना ज़रूरी होता है। तो उसी तरीके से इस पूरी कथा में, जो हमारे चैप्टर में है तातारा वामेरो की कथा, उसमें जो रूढ़ी बताई जो परंपरा बनी कि एक ही गांव में वैवाहिक संबंध हो, तो जब ये बनी होगी तो वो उस समय की मांग होगी। अब देखो उस समय कहते आप बोलोगे क्या मांग होगी। देखिए क्या होता था पहले, जो बहुत तरह के वायरस या जीनोम्स जो हुआ करते थे, वो लोग चाहते थे कि वो दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए वो आपस में रखते थे कि नहीं हम एक ही गाँव में रहेंगे। आप अगर अभी भी कुछ ट्राइबल्स एरिया में जाओगे ना, तो आप यहाँ पर देखोगे पूरा एक ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो एक ही परिवार की होगी। रीज़न ये था कि वो लोग और लोगों के साथ जानकारी बढ़ाना, क्योंकि पहले क्या हुआ करते थे, ये जो अलग अलग ट्राइबल्स होते थे ना, ये नरभक्षी हुआ करते थे। यानी अगर वो दूसरे ट्राइबल्स को देख लेते थे उनको मार के खा जाते थे। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे। तो ये परंपरा हुई कि भाई लड़कियां बड़ी होंगी तो इसी गांव के लड़के से शादी हो जाएगी। जब मिलना ही नहीं है दूसरे ट्राइबल से, तो क्यों हम संबंध रखें। तो जब ये एक ही ट्रेडिशन बना तो उस समय की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब तातारा वामेरो आए, तब तातारा तो देखिए सभी ट्राइबल्स जितने भी गांव थे उन सभी में जा रहा था, सबकी मदद कर रहा था। तो उस समय तक इस परंपरा को बदल देना उचित था। क्यों? क्योंकि भाई समय परिवर्तनशील होता है, गतिशील होता है। समय के साथ चीज़ों में, बहुत सारे लोगों की सोचों में, रहन सहन में, हर चीज़ों में बदलाव होता है। तो इन रूढ़ियों या परंपराओं में भी बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो ये परंपराएं नासूर बन जाती हैं। जिस तरीके से इस कहानी में भी हमने देखा कि यहाँ पर 2 लोगों की जान इसी तरह की एक रूढ़ी की वजह से गई। देखिए क्या है, रूढ़ियाँ और बंधन समाज को अनुशासित करने के लिए बनती हैं, यानी कि हर चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ में चलती रहे, एक जो सही फॉर्मेशन में है उसमें चलती रहे। परंतु जब इन्हीं के द्वारा मनुष्य की भावना आहत होने लगे, बंधन बनने लगे और बोझ बनने लगे, तो उनका टूट जाना ही अच्छा होता है। इस कहानी के संदर्भ में देखा जाए तो तातारा वामेरो का विवाह एक रूढ़ी के कारण नहीं हो सकता। उनकी जो परंपरा पहले से चली आ रही थी उसी के चलते जो है उनका विवाह नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें जान देनी पड़ी। इस तरह की रूढ़ियाँ किसी भला करने की जगह नुकसान करती, किसी का भी भला करने की जगह क्या करेंगी, उसे हमेशा नुकसान पहुँचाएंगी। समयानुसार समाज में परिवर्तन आते रहते हैं और रूढ़ियाँ आडंबर प्रतीत होती हैं, इसीलिए इनका टूट जाना बेहतर होता है। समझ में आया कि देखिए ये बंधन बन जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि ये टूट जाए या इनमें समय के अनुसार बदलाव कर दिया जाए, नहीं तो ये बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनकी भावनाओं को आहत करती हैं।
चलिए अब हम आ गए गा। निम्नलिखित का आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब हमारे सामने कुछ वक्तव्य आएंगे, इन्हें हम पढ़ेंगे और इन्हें हम समझाएंगे कि आखिर इस वक्तव्य के अंदर लेखक कहना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर है, जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो इसके पीछे लेखक क्या कहना चाह रहा है कि तातारा आसपास लोगों की सुन रही बातों और वामीरों के रोने और वामीरों की मां के द्वारा इतना अपमानित करने के कारण पूरी तरह असहाय हो चुका था, क्योंकि इस सिचुएशन में ना वो उस परंपरा को बदल सकता था और ना ही सारी चीजों को सही कर सकता था। वो अपने आप को पूरी तरह असहाय समझ रहा था, इसलिए उसका क्रोध बढ़ा और उसने अपनी तलवार निकाली। जमीन में अपनी क्रोध को शांत करने के लिए उसने उस तलवार को जमीन में घोंप दिया और खींचने लगा। ठीक है, यही चीज कही जा रही है यहाँ पे। तो देखिए क्या है, तातारा वामीरों को पता लग गया कि उनका विवाह नहीं हो सकता, फिर भी वे मिलते रहे। एक बार पशु पर्व में वामीरों तातारा से मिलकर रोने लगी, बहुत रोने लगी। इस पर उसकी मां ने क्रोध किया और तातारा को अपमानित किया। तातारा को भी क्रोध आने लगा, उसको भी बहुत गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर खींचता चला गया। इस कारण धरती दो हिस्सों में बट गई। अब जो उसने गाड़ा और खींचते हुए तो चल गया, धरती क्या हुई, वो दो टुकड़ों में बट गई थी, तभी वो द्वीप समूह बने थे। दूसरा वक्तव्य देखिए क्या है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। तो ये कब था, जब दूसरे दिन तातारा जो है वो लापाती के समुद्री किनारे में बैठा वामीरों का इंतजार कर रहा था। तो उसे एक उम्मीद थी कि वामीरों आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन इस चीज के लिए भी डर रहा था कि ऐसा ना हो कि वामीरों ना आए। तो सूरज की किरण के साथ उसे लग रहा था कहीं उसकी उम्मीद भी ना डूब जाए। तो देखिए क्या है, तातारा ने वामीरों से मिलने के लिए कहा था। जिस दिन वो गाने के लिए मुग्ध हो गया था उसी दिन उसे कहा था कि भाई कल फिर यही आना, हम लोग फिर यही मिलेंगे। वह शाम के समय उसकी प्रतीक्षा भी कर रहा था। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था उसको वामीरों के आने की आशंका होने लगी थी। उसे लग रहा था कि भाई वामीरों आ जाएगी, उसे इस चीज की आशंका लग रही थी। जिस प्रकार सूरज की किरणें समुद्र में डूब रही थी, यानी कि अब धीरे धीरे समय, अब यहाँ पर ये जो लाइन है, जिस प्रकार सूरज की किरणें समुद्र की लहरों में कभी दिखती और कभी छिप जाती, तो इसका तात्पर्य क्या था कि धीरे धीरे समय जो है वो खत्म हो रहा था। शाम अब धीरे धीरे रात में तब्दील हो रही थी। उसी तरह तातारा के मन में भी उम्मीद बनती और डूबने लगती। उसे लगता कि नहीं आएगी और फिर दूसरे ही पल उसे लगता कि शायद नहीं आएगी, क्योंकि समय बीतता जा रहा था। तो सूरज की किरणें जो समुद्र की लहरों में कभी दिखाई देती कभी डूबती, उसी तरीके से उसके मन में भी एक आशंका पैदा होती कि शायद वामीरों आ जाएगी, दूसरे पल उसे लगता कि शायद वामीरों नहीं आएगी। ये चीज यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं, सॉरी लेखक कहना चाह रहे हैं। तो अब यहां तक हमारा खत्म हो चुके कितने प्रश्न, आपके 4 तरीके के प्रश्न, जिसमें वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और आपको जहां पर डिफाइन करना था। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जहां पर हम बात करने वाले हैं भाषा अध्ययन की। भाषा अध्ययन यानी जो चीजें यहाँ पर बहुत सारी हम पढ़ेंगे जो व्याकरण से संबंधित हैं। कुछ चीजें जो आप पिछले साल पढ़ चुके हो 9th में, कुछ चीजें जो आप अभी पढ़ोगे, इन्हीं सारी चीजों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने दिए गए कोष्टक में का चिन्ह लगाकर बताएं कि वह वाक्य किस प्रकार का है। ठीक है, आपको सही का चिन्ह लगाना है। सिंपल यहाँ पर देखिए, अब आप लोगों ने क्या पढ़ा था याद है, लास्ट ईयर आप लोगों ने वाक्य पढ़े थे, 9th में पढ़े थे ना, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने प्रकार के थे, जो है वो आपके थे 8 प्रकार के वाक्य थे ना, वही आपको यहाँ बताना है। सिंपल सी चीज है। आप सभी को वाक्य याद है ना, जहां पर विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और आपका आज्ञावाचक और विस्मयवाचक, ये पूरे आपके वाक्य थे ना, सभी ने पढ़े हुए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9th में हम ऑलरेडी व्याकरण डाल चुके हैं, आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर अब आपको सेंटेंस दिया गया है, उसके आगे कोष्टक में आपको उसके वाक्य के प्रकार दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा है। सबसे देखिए, निकोबारी उसे बेहद पसंद करते थे।
ये वाक्य दिया गया है। अब आपको बताना है ये वाक्य प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधवाचक है या विस्मयादिबोधक है। सिंपल हम लोग देख रहे हैं, निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, जहां पर एक उद्देश्य एक विधेय। तो इस तरीके का वाक्य आपका क्या कहलाता है? विधानवाचक वाक्य। तो सही ऑप्शन ये क्या है? ये है विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट आ जाते हैं, तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? अब यहां पर तातारा वामीरो से जो है वो प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ना। कैसे? देखिए, सबसे पहले देखिए यहां पर उसने तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। प्रश्न देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और यहां पर प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो सीधे सीधे ये कौन सा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन देखते हैं, प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिबोधक। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य होगा ये। नेक्स्ट आते हैं, वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी। वामीरो की मां क्रोध में उफन उठी, ये किस तरीके का वाक्य? ये सिंपल स्टेटमेंट है। तो ये वाक्य क्या कहलाएगा आपका? विधानवाचक वाक्य। कौन सा है ये? विधानवाचक वाक्य। सिंपल स्टेटमेंट है जो बताया जा रहा है। क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? अब यहां पर क्या है? ये चीज किसने बोली, किससे बोली? वामीरो की मां ने तातारा से बोली। क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? तो यहां पर ये एक प्रश्न है, क्या तुमको नहीं मालूम? तो यहां पर क्या लगा है? प्रश्नवाचक शब्द है। अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, वह कितना सुंदर नाम है। वह कितना सुंदर नाम है। तो यहां पर आप देख रहे हैं वह के बाद विस्मयादिबोधक आपका चिन्ह लगा हुआ है ना। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया, है ना। यहां पर क्या होगा? ये विस्मयादिबोधक वाक्य होगा। चलिए नेक्स्ट है, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, ये किस तरीके का वाक्य है? सिंपल, यहां पर एक सिंपल स्टेटमेंट है, उसने बोला कि मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। तो ये यहां पर क्या है? मैं आपका उद्देश्य हो गया, बाकी आपका विधेय हो गया। एक उद्देश्य एक विधेय, सिंपल स्टेटमेंट सरल वाक्य में है, ये हुआ आपका विधानवाचक वाक्य। प्रश्न संख्या 2 आया, यहां पर क्या दिया है? निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हमारे पास कुछ मुहावरे आ रहे हैं जो हमारे इसी अध्याय से लिए गए हैं। जो ये जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा ना, तातारा वामीरों की कथा, इसी चैप्टर से जो है आपके सामने कुछ मुहावरे रखे जा रहे हैं। इन मुहावरों को आपको अब वाक्य में प्रयोग करना है। पहला मुहावरा है सुध बुध खोना। ये कब मुहावरा? जब पहली बार तातारा ने वामीरों के गाने को सुना था तो वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था, यही हुआ था ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? सुध-बुध खोना। अचानक बहुत से मेहमानों को देखकर गीता ने अपनी सुध-बुध खो दी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे इतने सारे मेहमानों के साथ में, कि कैसे उनकी आवभगत करे, क्या करे। फिर आते हैं बाट जोहना। क्या होता है? बाट जोहना। बाट जोहना का मतलब होता है किसी का इंतजार करना, रास्ता देखना। अब ये था दूसरे दिन जो है तातारा वामीरों की बाट जोह रहा था, ये था ना। हाँ, तो देखिए इसको आंसर कैसे लिखेंगे हम? बाट जोहना, शाम होते ही माँ सबकी बाट जोहने लगती है, यानी कि सबके आने का इंतजार करने लगती है कि भाई बच्चे भी स्कूल से कोचिंग से घर आ जाएंगे, हस्बैंड भी आ जाएगा, तो इस तरीके से वो सबकी राह जो देखने लगती है। नेक्स्ट है खुशी का ठिकाना ना रहना। खुशी का ठिकाना ना रहना यानी कि बहुत ज्यादा प्रसन्न होना। अब जैसे ही तातारा ने वामीरों को देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो तो इतनी देर से उसका इंतजार कर रहा था, है ना। तो देखिए क्या है, आईएएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया कि अरे वाह, मैं तो आईएएस की परीक्षा, वाकई भाई आईएएस की परीक्षा जो यूपीएससी की परीक्षाएं बहुत ही हाई लेवल की परीक्षाएं होती हैं, इनको पास करना आसान नहीं होता है। तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया।
आग बबूला होना यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आना, यानी कि जब सभी गांव वाले तातारा को बहुत कुछ कह रहे थे, वामीरो की माँ कह रही थी, तो इस तरीके से वो आग बबूला हो गया, यानी कि वो बहुत ज्यादा क्रोधित। आग बबूला होना यानी कि अत्यधिक क्रोध आना। शैतान बच्चों को देखकर अध्यापक आग बबूला हो गए, यानी कि उनको बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया। आवाज उठाना, आवाज उठाना यानी कि किसी को कुछ कहने के बारे में, मतलब अपनी बात को प्रेजेंट करना या कहने की कोशिश करना। आवाज उठाना, प्रगतिशील लोगों ने रूढ़ियों के खिलाफ आवाज उठाई। जो लोग डेवलपमेंट की तरफ चाह रहे हैं कि हमारा कंट्री, हमारा समाज डेवलप करे, तो वो पुरानी परंपराओं को तोड़ने के लिए आवाज उठाते हैं कि ये परंपराएं कहीं ना कहीं हमारे पैरों में बेड़ियां बन जाती हैं, तो इनको जो है तोड़ देना ज्यादा बेटर होता है। चलिए अब यहाँ पर क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक आध शब्दों में थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो लगभग एक जैसी ही चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। चलिए यहाँ पर जो शब्द है क्या है, चर्चित। तो चर्चित में आप देख रहे हैं यहाँ पर आएगा चर्चा और ये इत कैसे बना, यहाँ पर छोटी ई है और ता है, तो चर्च तो हम नहीं बोल सकते ना, चर्च से चर्चित नहीं बनेगा। चर्चित यानी कि क्या हुआ, उसका मूल शब्द, चर्चित का मतलब है आपस में बात करना, ठीक है। चर्चित यानी कि हम किसी भी टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो यानी कि चर्चा कर रहे हैं, तो इसका मूल शब्द क्या होगा, चर्चा होगा। ध्यान रखना कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें चीजें बदलती, जैसे भूगोल का भौगोलिक बनता है। अब भौगोलिक का तात्पर्य किस चीज से है, भौगोलिक का तात्पर्य हमारे पूरे भूगोल से होती है, इसीलिए भूगोल से भौगोलिक बनता है। अब यहाँ चर्च से चर्चित नहीं बन सकता था, यहाँ पे चर्चित का मूल शब्द आपका चर्चा ही रहेगा, यानी कि इसी बात में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कभी भी आप प्रत्यय या उपसर्ग लगाते समय थोड़ा सा कॉमन सेंस भी साथ में लगाना, ठीक है। फिर आते हैं साहस। साहस का क्या हो जाएगा, साहसिक। तो यहाँ साहस और ये छोटी की मात्रा और का, ये देखिए एक हो गया, छोटी की मात्रा सा में लग जाएगी और यहाँ पर का हो जाएगा, साहसिक। फिर है छटपटाहट। अब यहाँ पर देखिए छटपटाहट है तो छटपट हो गया, छटपट हो गया। फिर आहट का बड़ा आ है ना, तो यहाँ पर ये बड़ा आ की मात्रा और हट लग जाता है, तो क्या हो जाता है, छटपटाहट। फिर है शब्दहीन। तो शब्दहीन का तो सीधे सीधे अलग कर देंगे, इसमें किसी तरह का कोई मर्जर है ही नहीं, तो सीधे सीधे क्या है, शब्दहीन, शब्द और हीन। अब उन्होंने बोला था प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा कब लगते हैं, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है, क्लास 9th में पढ़ा है ना, उपसर्ग प्रत्यय पढ़े थे। तो प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद लगते हैं, और ये मूल शब्द के बाद जब लगते हैं तो ये मूल शब्द के अर्थ में तब्दीली करते हैं, ठीक है। याद रखिए, इनमें क्या कर देते हैं, इनमें परिवर्तन कर देते हैं। और हमेशा उपसर्ग मूल शब्दों के पहले लगते हैं, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगते हैं। अब देखिए यहां पर उपसर्ग आ गया। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अब मूल शब्द क्या है, आकर्षक, ठीक है, आकर्षक है ये मूल शब्द। अब इसके आगे उपसर्ग लगाना है। उपसर्ग हमेशा कब लगता है, मूल शब्द के पहले लगता है। कब लगेगा, मूल शब्द के पहले। तो यहां पर देखिए क्या, अन आकर्षक, अनाकर्षण। अब अन हो गया, ये हमने सबसे पहले अन लगाया, अन। आकर्षण का जो ये बड़ा आ है, इसको हमने मात्रा में तब्दील किया, फिर हो गया ये कर्षण। समझ में आया। हमेशा जो भी आप किसी भी मूल शब्द के पहले या बाद में उपसर्ग लगाओ या प्रत्यय लगाओ, तो उनकी मात्राओं के साथ उसका मर्जन, यानी कि स्वर के साथ उसका मर्जन हो ही जाता है, तो उनको आपको ध्यान रखना पड़ता है। फिर आ जाते हैं, मूल शब्द है ज्ञात, उसके आगे हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया, अज्ञात। तो इसमें तो कुछ इतना ज्यादा नहीं था। ज्ञात मतलब जानना, अज्ञात मतलब नहीं जानना। कोमल, कोमल मतलब क्या हो गया, आपका जो है जिसको हम बोलते हैं बहुत ही सॉफ्ट, ठीक है। अब उसके साथ हम सु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सुकोमल, यानी कोमलता के साथ, यानी कि सॉफ्टनेस के साथ में। कोमल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसकी जो है टेंडेंसी बता रहा है कि हाँ वो बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जब हम सुकोमल बता रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो कोमलता के साथ है। फिर आते हैं होश।
होश हमारा मूल शब्द है, उसके साथ हमने बे लगा दिया यानी कि बिना। होश मतलब यानी कि हम अपने होश में, बेहोश मतलब हमने अपनी सुध बुध खो दी, हम बेहोश हो गए। तो उससे बन गया बेहोश। फिर आते हैं घटना। मूल शब्द क्या है आपका? घटना। इसके पहले हमने उपसर्ग लगा दिया दुर, तो क्या हो जाएगा? दुर्घटना। घटना का मतलब होता है कोई चीज घटित होना। दुर्घटना यानी कि कोई बुरी घटना घटित होना, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, तो ये सभी किसी की मृत्यु हो जाना, कुछ हो जाना, तो ये क्या होती है? दुर्घटना यानी कि बुरी घटना। घटना मतलब एक चीज घट जाना, कोई चीज होना। दुर्घटना मतलब बुरी घटना। तो यहां पर हो जाएगा आपका दुर्घटना। ठीक है, समझ गए? उपसर्ग, देखिए उपसर्ग में भी वही होता है, मूल शब्द के पहले हम कुछ शब्दांशों को लगाते हैं और वो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। लगाते समय ध्यान, और हमेशा इन उपसर्गों का अपना कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे मूल शब्द का भी अपना मीनिंग होता है, उसी तरीके से यहां पर इन उपसर्गों का भी मीनिंग होता है। नंबर 5 है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। चलिए देखिए यहां पर क्या है, अभी हम लोगों ने जितना कुछ किया वो हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके थे, उन्हीं सारी चीजों को हमने यहाँ व्याकरण में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं जो इस साल हमने पढ़ा। आप सभी जब ये अध्याय देख रहे हो तब तक आप जो है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसको हम रिलीज कर चुके हैं, वो लोग आप लोग वो टॉपिक पढ़ चुके होंगे। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, ये सभी मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आप में से जो इस समय वीडियो देख रहे हैं आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका जो वीडियो है ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही बताना है आपको, ब्रैकेट में दिया गया जैसे यहाँ मिश्र वाक्य, यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। अब परिवर्तन के नियम भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। हमेशा जो भी वाक्य दिया गया है पहले उसे आपको पढ़ना है कि ये वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। फिर आपको उसके सेकंड स्टेप यानी कि जिसमें तब्दील करना है उस पर चलना है। तो स्टेप बाय स्टेप, मैथ्स में जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, हर फॉर्मूला जो कुछ भी लगाते हो अपना एक सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से हम वाक्य परिवर्तन करते समय भी कुछ सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर वाक्य परिवर्तन करते समय देखो कि जो स्टेटमेंट आपके सामने है पहले वो स्टेटमेंट क्या है, वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ, तो ये स्टेटमेंट आपका सरल वाक्य है। अब जब उसे हमें मिश्र वाक्य में बदलना है तो क्या करना होगा, उसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि मिश्र वाक्य दो उपवाक्य होते हैं, यानी कि इस स्टेटमेंट को हमें दो वाक्यों में बांटना होगा। साथ ही इसमें इस तरह के अव्यय का इस्तेमाल करना है जिससे पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो जाए, क्योंकि मिश्र वाक्य की यही टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर दिया है जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित हुआ हूं। अब इसे मिश्र वाक्य में बदलना है, तो इसे किस तरीके से बदलेंगे, देखिए जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं विचलित हुआ। तो अब देखिए जीवन में ऐसा पहली बार हुआ है, यहां पर ऐसा, ये जो हम अव्यय लगा रहे हैं इसकी वजह से ये वाक्य में अधूरापन लेकर आया और इस वाक्य ने दूसरे वाक्य पे इसको डिपेंड कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। क्या हुआ, फिर तेज कदमों से चलती हुई तातारा के सामने आकर ठिठक गई। ये कौन थी, वामीरो, जब पशु पर्व के दौरान वो पासा आई थी। देखिए क्या है, फिर तेज कदमों से चलती हुई, तो ये स्टेटमेंट पढ़ते हमें समझ में आ रहा है कि ये एक मिश्र वाक्य है और इसे हमें बदलना है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में बदलना है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट ही रहेंगे, लेकिन इसमें इस तरह का अव्यय लगाया जाएगा जिससे पहला वाक्य अपनी पूरे अर्थ को बयां कर दे। ये जो डिपेंडेंसी है दूसरे अर्थ पर, जिस अव्यय को लगाया गया है, फिर अव्यय जो लगा है, ये पहले वाक्य को दूसरे वाक्य पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें वो फिर अव्यय हटाना है। ठीक है, तो हमें पहले वाक्य को क्या करना है, पूर्ण करना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर क्या है, फिर तेज कदमों से चलती हुई आई और तातारा के सामने आकर ठिठक गई। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देख रहे हो ना, फिर तो हमने रखा, लेकिन फिर तेज कदमों से चलती हुई आई, तो यहाँ पर हुई के साथ हमने जब आई लगाया
तो आई लगाने से क्या हुआ, आई लगाने से वो वाक्य अपने आप में पूर्ण हो गया। और साथ में हमने अव्यय लगा दिया, और जिसकी वजह से ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से आपस में ज्वाइंट हो जाता है। अब आते हैं, वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी, इसे सरल वाक्य में बनाना है। सिंपल क्या करना है, दो वाक्य हैं, इन्हें एक वाक्य में लेके आना है। तो क्या होगा, वामीरो सचेत होती हुई घर की तरफ दौड़ी। ठीक है, देखिए क्या है, वामीरो कुछ सचेत होकर घर की तरफ दौड़ी। तो ये हमने सिंपल एक वाक्य में इसको बना दिया। नेक्स्ट है, तातारा को देखकर वह फूट कर रोने लगी। सिंपल सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य, सरल। तातारा को देखकर वह फूट कर रोने लगी, सरल वाक्य। इसे हमें बदलना किस में है, संयुक्त वाक्य में बदलना। संयुक्त वाक्य का नियम क्या है, अब इसे हमें दो वाक्य में बांटना होगा और समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय लगाना होगा। ये अव्यय क्या करेगा, दोनों वाक्यों को अपनी अपनी जगह स्वतंत्र रखेगा, अपने अपने अर्थ को बयां करेगा। तो क्या है, तातारा को देखकर वह फूट कर रोने लगी। उसने तातारा को देखा और फूट कर रोने लगी। सिंपल, ठीक है। देखिए क्या है, उसने तातारा को देखा और वह फूटकर रोने लगी। अब आते हैं, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। इसे हमें बदलना है मिश्र वाक्य में। लेकिन उससे पहले जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये कौन सा वाक्य है, हम लोग ये क्या देख रहे हैं, ये सिंपल एक सरल वाक्य है। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था, ये एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में जब बदलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस वाक्य को हमें दो अलग अलग सेंटेंस में बांटना पड़ेगा और पहले वाक्य में हमें इस तरह के अव्यय को लगाना है जिससे उसका अर्थ अपने आप में अपूर्ण हो जाए, मतलब वो पूरा अर्थ ना दे जब तक हम दूसरा वाक्य ना पढ़ लें। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि। अब ठीक है, रीति के अनुसार यह आवश्यक था कि। अब यहां पर हमने ये जो की अव्यय लगाया, इसकी वजह से क्या हुआ, पहला वाक्य अपने आप में अपूर्ण हो गया। इसका मतलब है कि इस वाक्य में अभी कुछ कहना बाकी है जो अपने पूरे अर्थ को नहीं दे रहा है। वो क्या है, दोनों एक ही गांव के हों। जब तक हम दूसरा सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं तब तक हम पहले वाले सेंटेंस के अर्थ को समझ ही नहीं पा रहे, वो अपनी पूर्णता में है ही नहीं। अब आ गए नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ये तो भाई बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए क्या है, शब्द दिए गए हैं, भय, मधुर, सभ्य, मूक, तरल, उपस्थित और सुखद। अब इनका बिल्कुल अपोजिट वर्ड लिखना है। भय, भय मतलब डर, निर्भय, मधुर कटुर, सभ्य असभ्य, मूक वाचाल, तरल, आपका तरल मतलब होता है लिक्विड, तरल का क्या हो जाएगा, ठोस यानी कि सॉलिड, उपस्थिति आपकी अनुपस्थिति, सुखद दुखद। तो देखिए क्या है, भय अभय, भय का यहाँ पर अभय या निर्भय दोनों कर सकते हैं। मधुर कर्कश, मधुर का कर्कश भी हो सकता है, मधुर का आप कटु भी कर सकते हो, कर्कश भी कर सकते हो। सभ्य असभ, मूक वाचाल, तरल ठोस, उपस्थित अनुपस्थित, सुखद दुखद। ठीक, चलिए ये तो हो गए हमारे विलोम। अब हम बढ़ गए पर्यायवाची पर। अब कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें निकालने हैं पर्यायवाची शब्द। क्या दिया गया है, समुद्र, आंख, दिन, अंधेरा, मुक्त। तो देखिए क्या है, चलिए इनके दो दो हमें लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने। समुद्र, सागर, जलधि, आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, कुछ भी लिख सकते हैं। दिन, दिवन, दिन का क्या दिया है, दिवस, वार, वासर, अंधेरा, तम, अंधकार, मुक्त, आजाद, स्वतंत्र। अब आते हैं नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हमें वाक्य में, याद है जब हम लोग छोटे थे यानी कि फर्स्ट सेकेंड में, तो टीचर्स हम लोग को अक्सर कुछ शब्द दिए करते थे कि वाक्य बनाओ। तो ये क्यों दिया करते थे, ताकि हम सेंटेंस बनाना सीखें, इसलिए दिया जाता था। भाई बड़े होते होते ये सारी चीज़ें तो कम हो गई, लेकिन हमने उस प्रैक्टिस की वजह से ठीक तरीके से वाक्यों का फॉर्मेशन करना जरूर सीख लिया था। यहाँ पर देखिए क्या पहला है, किर्व, कर्तव्य विमूढ़, विहल, भयाकुल, याचक और आकंठ। तो इसका वाक्य देखिए कैसे बनाएंगे।
किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि जिनको कुछ काम दिया जाए वो अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान ना दे, जैसे हमारा जो कर्तव्य है हम उसकी तरफ ध्यान ना दे। यहाँ पर है बहुत परेशानी में ठाकुर साहब ने ढेरों पैसे इनाम मिलने पर वह किर्व कर्तव्य विमूढ़ हो गए, यानी कि उनको बहुत सारा पैसा मिला, फिर उनका जो कर्म था वो अपने कर्म, भाई पैसा तो मिल गया, अब काम करने से क्या फायदा होता है ना, बहुत सारे लोगों को पैसा आ गया, भाई पैसा जिंदगी कट जाएगी, हमारा जो कर्म है यानी काम हम नहीं करेंगे, वो होता है किर्व कर्तव्य विमूढ़। फिर आते हैं विहल। बूढ़ी गीता बूढ़ी माँ के अंतिम क्षणों में विहल उठी। विहल होना मतलब होता है बहुत ज्यादा बेचैन या परेशान होना, क्या किसी की कोई कंडीशन या सिचुएशन देख के जिस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्पलेस हो जाते हैं, तो वो विहल होने की स्थिति होती है कि वो सिचुएशन हमें परेशान तो कर रही है लेकिन हम उस सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर होते हैं भयाकुल। वह अकेले अंधेरे घर में भयाकुल हो गया। भय से आकुल, भयाकुल का मतलब होता है भय से आकुल, यानी कि भय से बहुत ज्यादा परेशान होना, यानी कि बहुत ज्यादा डर जाना, जिसको हम बहुत बोलेंगे। तो वो क्या हुआ, पूरा अंधेरा कमरा था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया। नेक्स्ट आते हैं याचक। याचक मतलब होता है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे जब तातारा समुद्र के किनारे आया तो वो बार बार पहले याचना कर रहा था वामीरों से, गाना गाओ गाना गाओ गाना गाओ। दूसरे दिन उसने याचना करी यानी रिक्वेस्ट करी कि तुम मिलने के लिए आना। तो याचक का मतलब होता है, एक होता है याचना यानी कि रिक्वेस्ट करना, और जो वो रिक्वेस्ट करता है व्यक्ति वो होता है याचक। ठीक है, जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो वो हुई याचना, लेकिन मैं कर रही हूं तो मैं कौन हुई, याचक हुई। दरवाजे पर एक याचक खड़ा है। नेक्स्ट आते हैं आकंठ। ये क्या है, वह बहुत ही मधुर आकंठ से गीत गा रही थी। आकंठ, आकंठ मतलब, कंठ का मतलब तो समझ में आ गए, मतलब गला। आकंठ मतलब यानी कि बहुत ही अच्छे गले के साथ। भाई गाना तो बहुत सारे लोग गाते हैं, बहुत सारे बाथरूम सिंगर होते हैं, और देखिए बहुत सारे लोग तो माइक पे भी गाते हैं। तो जो बहुत मधुर गाते हैं, जिनका गायन सभी लोग पसंद करते हैं, वो कहलाता है आखंड। यानी कि बहुत, आप में से गाते तो सभी लोग हैं, लेकिन कुछ मधुर गाते हैं, कुछ कर्कश गाते हैं, तो जो अच्छा गाते हैं वो आकंठ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। वाक्य में दिन के लिए किन किन विशेषणों का इस्तेमाल किया गया है, आप दिन के लिए कोई 3 विशेषण और सुझाइए। यहां पर कौन कौन से विशेषण है, देखिए, किसी तरह, आंच रहित, ठंडा, उबाऊ। तो यहां दिन के लिए 3 विशेषण इस्तेमाल किए गए। कितने विशेषण इस्तेमाल किए गए हैं, 3। तो अगर हम दिन के लिए करेंगे तो क्या होगा, सुहाना दिन, सुहाना दिन यानी कि बहुत अच्छा दिन हम बोल सकते हैं। तपिश भरा दिन बोल सकते हैं। बहुत ही बिजी यानी कि बहुत ही आपका व्यवस्थित दिन हो सकता है, या आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे विशेषण हैं। जैसे यहाँ पर हम दिन बहुत बोले, बहुत थकान वाला दिन रहा। इस तरीके से हम दिन के साथ बहुत सारे विशेषण लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ठंडा उबाऊ विशेषणों का प्रयोग किया गया है। दूसरा, दिन के लिए जो हम विशेषण लगा सकते हैं उनमें है सुंदर, शुभ और ठंडा। ठीक है, तो इस तरीके के विशेषण लग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, प्रश्न अच्छा है। चलिए देखिए क्या है, इस पाठ में देखना क्रिया के कई रूप आए हैं। देखना के इन विभिन्न शब्द प्रयोगों का क्या अंतर है, जरा ध्यान देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखना के लिए कई चीजें हुई। आंखें केंद्रित करना, निर्निमेष ताकना, नजर पड़ना, ताकना, घूरना, निहारना। इसके लिए जितने भी हमने शब्द इस्तेमाल किए हैं, बेसिक में इनका अर्थ होता है देखना। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, निर्निमेष देखना यानी बिना पलक झपकाए देखना। आंख केंद्रित करना, किसी एक ही चीज पर हम पॉइंटेड रहें। नजर पड़ना यानी कि एकदम से हम कहीं जा रहे हो, किसी चीज पे हम देख लें, वो नजर पड़ना हो गया। ताकना यानी कि ऐसे ऐसे करके देखना, क्या क्या चीजें उचक के देखना हो गया। घूरना, किसी को लगातार देखते रहना। फिर वो निहारना यानी कि कोई चीज़ बहुत सुंदर है, अच्छी है, तो उसे हम निहार रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखना, देखने के लिए हमने कई तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब आपको करना क्या है, इसी प्रकार बोलना क्रिया के विभिन्न शब्द प्रयोग करने। हमने ये बता दिया। अब बोलना क्रिया को आप किस तरीके से यहाँ पर बताओगे, ये देखिए। बोलना के लिए क्या है,
बताना, बकते जाना, बोल बोल, बोली लगाना, बोल बोलना, बोलती बंद रहना, बोल चाल, बोलते रहना। तो यहाँ पर देखिए हमने बोलने के लिए कितने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। तो इसी तरीके से जो है ना भाषा के कई रूपों को हम सीखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, वाक्यों के रेखांकित पदबंधों का प्रकार बताइए। क्लास 10th कोर्स बी में आपके व्याकरण के एक टॉपिक में पदबंध भी है। क्या है? पदबंध भी है। पद क्या होते हैं? जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद बन जाते हैं, सिंपल, ठीक है। अब इन्हीं को जब हम एक साथ कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके बनते हैं पदबंध। अब हमें अंडरलाइन वर्ड्स के पदबंध को बताना है। अब जब पदबंध क्या होगा, हमेशा वो कई पदों के साथ बना होगा। अब इनको पहचानने का तरीका क्या, चलो मैं बताती हूँ। बहुत आसान तरीका है। जब कई शब्दों के नीचे अंडरलाइन हो तो देखना सबसे आखिर वाला शब्द क्या कह रहा है, ये ध्यान देना। सबसे आखिर वाला शब्द जो कुछ भी कह रहा होगा वही आपका पूरा पदबंध होगा। अगर मान लीजिए आपका आखिरी शब्द संज्ञा है तो पूरा पदबंध संज्ञा होगा, क्योंकि बात तो हम उसी के बारे में करेंगे ना। जैसे यहां पर देखिए क्या दिया गया है, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। अब सिंपल जरा थोड़ा सा चीज को समझना, ठीक है। मैं पदबंध आपको यहाँ पर इतनी इजी तरीके से बता दूंगी कि आप लोगों के सारे डाउट फटाफट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर शब्द लगा है अद्भुत और साहसी, ये दोनों ही चीजें किसके बारे में बता रही हैं? युवक के बारे में बता रही हैं। तो ये युवक की विशेषता को बतला रही हैं। तो ये आपका सीधे सीधे क्या हो जाता है, ये दोनों ही शब्द आपके क्या हैं? ये आपके विशेषण पदबंध है। क्या है ये? विशेषण पदबंध है। लेकिन सपोज अगर हम यहां पर कह दें, यहां पर मार्क कर दें अद्भुत साहसी युवक। अब हमने 3 शब्दों को मार्क कर दिया। अब हमने क्या किया? 3 शब्दों को मार्क कर दिया। मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूं, क्वेश्चन में तो ये चीज नहीं पूछी गई है, लेकिन तब भी अब यहां पर आप बोलोगे कि 2 शब्द तो विशेषण है और एक युवक शब्द जो है वो संज्ञा है, ठीक है। लेकिन हम जब तीनों वर्ड्स के नीचे हम मार्क कर रहे हैं तो हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? अद्भुत के बारे में बात कर रहे हैं, साहसी के बारे में बात कर रहे हैं, कि हम युवक के बारे में बात कर रहे हैं? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जब हम 3 शब्दों के नीचे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, 3 पदों के नीचे अंडरलाइन लग रहे हैं अद्भुत, साहसी, युवक, तो यहाँ पर हम जाहिर सी बात है युवक के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब उसके पहले वाले शब्द भला विशेषण हो, लेकिन ये तीनों ही शब्द के नीचे जब अंडरलाइन होगी तब ये आपका बन जाएगा संज्ञा पदबंध, ठीक है। क्या बन जाएगा? ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। इस तरीके से रूपों में बदलाव होता है। हमेशा ये देखना, जब कभी भी पदबंध हो, जब कभी भी पदबंध हो, हमेशा आखिरी पद क्या है? संज्ञा है तो पूरा संज्ञा पदबंध होगा, सर्वनाम है तो पूरा पदबंध आपका सर्वनाम पदबंध होगा। ये हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, ठीक। चलिए, तो ये अभी जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है? आपका विशेषण पदबंध है। नेक्स्ट आते हैं, तातारों को मानो कुछ होश आया। अब यहां पर लास्ट वर्ड क्या है? आया। तो आया हमारा क्या है? वो एक क्रिया है, तो सीधे सीधे ये कौन सा आया? क्रिया पदबंध। अब होश आना ये अपने आप में क्रिया है, तो वो आपका बन जाता है क्रिया पदबंध। नेक्स्ट आते हैं, वह भागा भागा वहां पहुंच जाता है। भागा भागा पहुंच जाता है। अब भागा भागा शब्द आपस में क्या है? क्रिया है? बिल्कुल क्रिया नहीं है, यहां पहुंच जाना क्रिया है। पहुंच कैसे रहा है? भाग भाग कर पहुंच रहा है। तो क्रिया की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्रिया विशेषण। तो ये भागा भागा शब्द आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, तातारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। अंडरलाइन वर्ड है विलक्षण रहस्य। रहस्य शब्द क्या है? रहस्य शब्द क्या हो गया? वो है आपका विशेषण। कैसे है विशेषण? अब आपको मैं बताती हूं। यहां पर विलक्षण रहस्य जो है वो किसकी विशेषता बतला रहा है? वो तलवार की विशेषता को बतला रहा है। क्या बतला रहा है? तलवार की विशेषता। तलवार की विशेषता है कि वो विलक्षण रहस्य है, तो इसलिए विलक्षण रहस्य ही अपने आप में क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट आते हैं, उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। अब यहां पर अंडरलाइन वर्ड है व्याकुल आंखें।
आंखें संज्ञा है, व्याकुल विशेषण है। आप बोलोगे मैम इसमें क्या करें, तो मैंने क्या बोला, अंडरलाइन वर्ड में आप आखिरी वर्ड देखो क्या है। आखिरी वर्ड आंखें हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा पद बंध। सिंपल सिंपल कौन सा है, संज्ञा पद बंध। देखिए व्याकुल आपकी क्या है, ये विशेषण है, आंखें आपकी संज्ञा है, तो अब ये अक्सर होगा। अभी तो आप लोगों को मैं खाली बुक की एनसीईआरटी बुक का काम करा रही हूँ। अभी जब हम क्या कहते हैं, जब व्याकरण की एक्सरसाइज करेंगे तब इस तरीके के बहुत सारे आएंगे, जहां पर एक शब्द अगर संज्ञा है तो दूसरा विशेषण होगा या सर्वनाम होगा। तो उस कंडीशन में आपको हमेशा देखना है कि आखिरी वर्ड जो अंडरलाइन है वो कौन सा है। अब यहाँ आखिरी वर्ड आंखें जो है वो संज्ञा है, इसलिए पूरा पदबंध आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तो ये खत्म हुए हमारे यहाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबा बना, क्योंकि मुझे हर चीज़ आपको पूरी तरीके से बतानी थी। तो इसी तरीके से देखते रहिए। लेकिन अब हम क्या, अब हम करेंगे इसी चैप्टर का डीपीपी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डीपीपी दिया गया है, उस डीपीपी को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करके उसे लिटरली लिख कर सॉल्व करिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि रिटन में करना बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अब आप बोलोगे कि मैम क्यों रिटन में करें। आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, वो रिटन में होगा, ओरल में नहीं होगा। पहली चीज़ तो ध्यान रखो, अगर एग्जाम रिटन में होना है तो उसकी प्रैक्टिस भी रिटन में ही होनी चाहिए। अभी भी बहुत टाइम है एग्जाम के लिए, ज़्यादा वैसे तो ज़्यादा नहीं बचा है, लेकिन अगर आप अभी भी करोगे तो लिख कर ही करो। क्योंकि हिंदी लिखते समय जो मेन प्रॉब्लम आती है, जो आप लोग कमेंट्स में हमसे पूछते हो, मैम आंसर राइटिंग किस तरीके से करते हैं, एक आंसर कैसे बनाते हैं। मैम मेरी राइटिंग बहुत स्लो है, टाइम मेरा पूरा नहीं पड़ता, पेपर पूरा नहीं हो पाता, मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, मेरी मिस्टेक्स बहुत होती हैं। ठीक है, तो आप जब लिखोगे ना तो इन सारी प्रॉब्लम से धीरे, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती, कि एकदम से हम आपको घोल के कोई चीज़ पिला नहीं सकते कि सारी चीज़ें आप फटाक से याद कर लो, या फटाक से आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाए, या फटाक से सारी मिस्टेक्स गायब हो जाए, या आपको आंसर एकदम एक ट्रिक के साथ करना है। इन सारी चीज़ों की को हमेशा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर ये होता कि भाई ये सारी चीज़ें घोल के पिलाई जाती तो एग्ज़ाम के दौरान ही आप जरा सी हिंदी पढ़ते और आप पूरा काम कर लेते, हो जाता ना। तो इसी तरीके से आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। जिन लोगों के साथ हैंडराइटिंग की या मिस्टेक की बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिन लोगों को इन सारी चीज़ को इशू नहीं है, तब भी वो प्रैक्टिस करें तो उनकी अपनी की स्पीड डेवलप होती है और आंसर राइटिंग करना आ जाता है। ठीक है, तो फटाफट डीपीपी आप करके रखिए, इसे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करिएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम मिलेंगे इसी डीपीपी के सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये डीपीपी आपको मैंने दिया है 30 मार्क्स का, जिसमें आपका वेरी शॉर्ट और लॉन्ग इस तरह के 3 क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो फटाफट करिए, कोई मुश्किल नहीं है, चैप्टर पढ़ा है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर चुके हैं, आंसर लिखना आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले आपके डीपीपी सोल्यूशन के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।